स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया किस में होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा पत्ती। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जो पत्तियों में मौजूद पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालती है। ये मान लीजिए हमारी पत्ती का डायग्राम है, ठीक है। तो इस पत्ती के अंदर में छोटे छोटे काफ़ी सारे हमारे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये छिद्र को हमने एक बड़ा करके दिखाया है इसमें, यहाँ पर। तो ये हमारा जो स्टोमेटा है, तो इस स्टोमेटा में क्या होता है, ये इसकी भीतरी दीवार है यानी कि इनर थिक वॉल है, और इसके बाहर में ये जो है गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये गार्ड सेल्स है हमारी। जब भी दिन के समय में ये जो हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है, जो इसकी इनर जो ये लेयर है, ठीक है, ये जो शेप आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो जाती है, बीच से आप देख रहे हैं ये खुली हुई है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी गार्ड सेल्स इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। जब दिन के समय में ये खुल जाती है तो उस समय में जो पानी होता है हमारा H2O, वो भाप बनकर बाहर निकलता है, और जो ऑक्सीजन है वो भी बाहर जाती है, और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। और रात के समय में क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स हैं इस स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी, ठीक है। तो हमारा जो वाष्पोत्सर्जन है यानी कि ट्रांसपिरेशन है, ये मुख्यतः पत्तियों में होता है, लेकिन जो तना है, ठीक है, उसके जो लेंटिकल्स होते हैं उसके माध्यम से भी जो है वाष्पीकरण हो सकता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है ये KClO3 है। जब भी इसको अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये डीकम्पोज होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस रिएक्शन को तेज करने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है? ये एक कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये कम तापमान पर भी ऑक्सीजन को तेजी से रिलीज करने में मदद करता है। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण द्वारा। तो हमारा जो विलय होता है यानी कि हमारा सोल्यूट, ठीक है, विलय को इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं, और विलयन उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे हमारा विलय यानी कि सोल्यूट, ये हमारा हो गया नमक, ठीक है, और जैसे कि हमारा जो पानी है ये हमारा हो गया सॉल्वेंट यानी कि विलयन, ठीक है। तो नमक को पानी से अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर में नमक और पानी का घोल है, अब हमने इसे गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो नमक है वो हमें यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, ये सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं ना, घुलनशील ठोस पदार्थ, तो उसके अंदर में जो हमारे विलय यानी कि सॉल्यूट होता है, उसको जो लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा विलायक होता है उससे अलग करने का सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि है ये, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन और जो सेडिमेंटेशन है हमारा, ये जो है केवल इनसॉल्युबल पदार्थों के लिए काम करता है, ठीक है। जो अघुलनशील होते हैं ना, उनके लिए हमारा फिल्ट्रेशन और हमारा जो है सेडिमेंटेशन है, ये उसके लिए काम करता है। इस अमल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली डिहाइड्रेटिक एजेंट है। इसमें जो है पानी के जो अणु होते हैं ना, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से ये अन्य पदार्थों को जल से अलग कर देता है, ठीक है। ये एक एसिड ही नहीं बल्कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। जैसे मान लीजिए हमारी जो चीनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम H2SO4 को डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये चीनी से पानी को सोख लेता है, ठीक है, और केवल जो काला कार्बन है ना, जो चारकोल होता है, ठीक है, बस खाली वो ही बचता है। इसके अलावा हमारे जो अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो P2O5 और POCl3 हैं। P2O5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, और POCl3 का नाम है फॉस्फोरस क्लोराइड। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारे। इसके अलावा हमारा जो HCl यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोराइक एसिड है, इस एसिड का उपयोग जो है वो पाचन क्रिया में किया जाता है। और हमारा जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये एक
कमज़ोर कार्बनिक एसिड है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो विनेगर यानी कि सिरके के रूप में किया जाता है। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जो उपयोग है मेनली फर्टिलाइज़र और विस्फोटक बनाने के लिए होता है। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा जल यानी कि पानी। तो हमारी सेल का जो टोटल मास होता है ना, यानी कि उसका जो कुल द्रव्यमान होता है, उसका लगभग 70% जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो पानी से ही बना होता है। तो ये सेल के अंदर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस और संरचनात्मक स्थिरता जो होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारी सेल है और इसके अंदर में ये जो हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में, बाकी हमारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस वगैरह है। तो इसके अंदर में बाकी जो हमारा तरल पदार्थ है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ये हमारा 70% पानी से ही बना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो सेल है, इसके अंदर में हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स भी मिलते हैं। हमारी सेल के अंदर में जो है पोटेशियम कैटायन मिलता है, ठीक है, के पॉजिटिव, जबकि इसके बाहर में जो है वो सोडियम का कैटायन मिलता है यानी कि Na पॉजिटिव। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ये गलत है हमारा। फिर क्या होता है दूसरा? ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ये भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ताप और दाब दोनों घटते हैं, ये बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब हम अपनी अर्थ की सरफेस से वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है और साथ के साथ हमारा जो टेम्परेचर है, ये दोनों हमारे घटते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रेशर है ये क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ग्रेविटी, उसकी वजह से ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालता है, ठीक है, प्रेशर बनाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे ऊपर की जो हवा होती है ना, उसका जो मास है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर है वो घट जाता है। की वजह से हमारी जो हवा है वो फैलेगी यानी कि एक्सपेंड होगी, ठीक है, और उसकी जितनी भी जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो भी हमारा डाउन हो जाता है, नहीं घट जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा अम्लीय यानी कि एसिडिक। हमारा जो अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, जब भी इसका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। सॉल्यूशन का जो pH मान है, ठीक है, तो pH मान कितना हो जाता है? 7 से कम हो जाता है, ठीक है, जो कि हल्का एसिडिक है। ये क्या करता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। सिम्बायोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे में। तो हमारे जो सिम्बायोटिक कीटाणु जैसे कि राइबोजियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना, उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, ठीक। मटर के पौधे के जड़ में पाया जाता है। मटर जो है एक हमारा फलीदार पौधा है, कैसा है? लेग्यूम, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, लेग्यूम यानी कि फलीदार पौधा है। इसकी जड़ों में जो है छोटी छोटी ग्रंथिकाएँ होती हैं। राइबोसोम बैक्टीरिया क्या करता है? इन ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन को जो है वो अमोनिया के अंदर में बदल देता है, ठीक है। किस में बदल देता है नाइट्रोजन को? अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम बैक्टीरिया क्या करता है? वो इन ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन जो होता है ना, उसको अमोनिया में बदल देता है, जिसे जो पौधा है हमारा वो ग्रहण कर सके। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो बिल्ली की आंखों की जो पुतली होती है ना, वो मनुष्य की आंख की तुलना में 50% अधिक बड़ी होती है, ठीक है, जो रात में अधिक प्रकाश को अंदर आने देती है। इसके अलावा इनकी आंखों में रेटिना के पीछे एक टैप्टम लूसिडियम नाम की स्पेशल रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, जो क्या करती है? जो प्रकाश को वापस रेटिना पर भेजती है, जिससे वो बहुत कम रोशनी में भी साफ देख सकती हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। तो जितने भी हमारे फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की जो गांठें होती हैं, यानी कि रूट जो नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर में राइबोसोम नामक जो है जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एक तरीके का सिम्बायोटिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली
पौधे जो होते हैं उनकी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना, ठीक है, N2, उसको क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है, ठीक है, किसमें, हमारा जो अमोनिया होता है, ठीक है। और इस अमोनिया को जो है वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं और बदले में जो है वो पौधे से भोजन और जो आश्रय है यानी कि शेल्टर वो प्राप्त करता है। इसके अलावा हमारे जो मृतोपजीवी हैं यानी कि सेफ्रोफाइट हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं ना उन पर उगते हैं। और हमारा जो प्रोटोप घटनी है यानी कि प्रोटोलाइटिक्स, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो होता है ना उसको विघटित करते हैं यानी कि प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन करते हैं। केतली में पानी का गर्म होना किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, संवहन यानी कि कन्वेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारी केतली है और इसमें जो है ये पानी नीचे से गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो नीचे का पानी जो है वो गर्म होगा और वो हल्का होकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर उठेगा तो इसका स्थान भरने के लिए जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक कन्वेक्शन करंट यानी कि संवहनीय धाराएं बनेंगी और पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। तो हमारा कन्वेक्शन क्या होता है, ये हमारी एक हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है जो खाली जो हमारे तरल और जो हमारी गैस होते हैं यानी कि लिक्विड और गैस में होती है। इसमें क्या होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो पार्टिकल के मोशन से होता है यानी कि जो कणों की गति होती है उसके द्वारा हमारी ऊष्मा का प्रभाव होता है इसमें। बाकी हमारा जो कंडक्शन है ये हमारा सॉलिड्स में होता है और रेडिएशन के अंदर में बिना किसी माध्यम के हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त करी जाती है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट जो है ये हमारे एल्यूमिनियम का एक ओर है, ठीक है, यानी कि अयस्क है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म जैसे गिब्साइट, बोहमाइट और डायस्पोर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इस बॉक्साइट ओर को बेयर्स प्रोसेस के तहत रिफाइन करके हमें एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट बेसिकली क्या होता है, ये एक लाल भूरे रंग की चट्टान होती है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। बॉक्साइट को हम लोग पहले एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना में, और उसके बाद जो है प्योर एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नमक। तो हमारा जो आंसू होते हैं इनमें मुख्य रूप से पानी के साथ साथ नमक यानी कि NaCl जो होता है वो घुला होता है। यही वजह होती है जिससे हमें आंसू जो है वो स्वाद में नमकीन लगते हैं। इसके अलावा आंसू जो होते हैं उनके अंदर में हमारे लाइजोजोम्स भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लाइजोजोम्स। ये क्या करते हैं, जो हमारी आँख होती है ना उसको संक्रमण से बचाते हैं, जो भी हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमारी आँख को बचाते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें कुछ मात्रा में लाइजोसोम भी होते हैं और थोड़े प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो डेट्स इट, आज हमने साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।